हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी एट होम। तो ये वीडियो DECE 2 के जो जून 2021 का पेपर है उसके बचे हुए प्रश्न थे। 3 प्रश्न मैंने पिछले वीडियो में करवा दिए थे। बचे हुए जो 4, 5, 6, 7 4 प्रश्न है, उनके आंसर इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 4 के उत्तर के साथ। हमें निम्नलिखित पे टिप्पणी लिखनी है कि इन चार दिए गए, इनमें हमें 2 पे टिप्पणी लिखनी है। तो मैं इसमें आपको चारों ही बताऊंगी। इसमें है, पहला है क्वाशियोरकर, दूसरा है राइबोफ्लेविनहीनता, तीसरा रिकेट्स एंड चौथा एनीमिया। तो हम राइबोफ्लेविनहीनता से स्टार्ट करेंगे। तो ये जो बीमारी है ये विटामिन बी समूह की कमी के कारण होती है। यह एक पोषणात्मक कमी है जो कि भोजन में राइबोफ्लेविन की जो कम अंतर ग्रहण के कारण होते हैं, यानी भोजन में कम होता है, इसलिए ये बीमारी हो जाती है। इसके लक्षण कौन कौन से? कोणीय मुखपाक, यह राइबोफ्लेविनहीनता का प्रमुख लक्षण है। यह मुख्यतः बच्चों में देखा जाता है, जो कि लगभग 30 से 35% बच्चों में पाया ही जाता है। ये इसमें जो बच्चे के जो दोनों होठ के बीच में जो मुंह का कोण होता है, मुंह का कोना होता है, उनके दोनों कोने जो कोने होते हैं ना, कोण वो फट जाते हैं। नेक्स्ट इसका लक्षण है जिव्याशोथ। इसमें जो महिलाओं में देखा जाता है, ये मुख्यतः जिव्याशोथ होता है। इसमें जो गर्भावस्था में जो महिलाएं होती हैं उनको ये बार बार या अनेक बार पाया जाता है, उनमें ज़्यादा होता है। इनमें सबसे पहले जीभ का जो अगला हिस्सा है ना, वो लाल हो जाता है। उसमें गरम या फिर कोई भी चीज़ ऐसी खाएंगे, मसालेदार खाना खाएंगे, तो महिला की जीभ में क्या जलन होती है, और अगर ये गंभीर हो गई तो जीभ फट भी सकती है। ये इसका दूसरा लक्षण है। तीसरा लक्षण है किलोसिस। इसमें रोगी की भूख बंद हो सकती है और होठों के ऊपर लालियाँ जाते हैं और होठ के फटने लग जाते हैं। नेक्स्ट इसके कारण है, इसका प्रमुख कारण राइबोफ्लेविन की अपर्याप्त मात्रा है, जो कि शरीर के अंदर इसकी कमी हो जाती है, जो कि हम हरी पत्तेदार सब्जियों, दूध व मांस से हम इसको ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा साबुत अनाज, दाल व सूखे मेवों में भी राइबोफ्लेविन पाया जाता है। निम्न आर्थिक स्तर के कारण के काफ़ी लोगों के अंदर इस चीज़ की कमी पाई जाती है। तो हमारे आहार में जितनी ज़्यादा ऊर्जा हम प्राप्त करते हैं, उतनी हमारे शरीर को राइबोफ्लोविन की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर इतनी ऊर्जा के जितनी हम राइबोफ्लोविन नहीं ग्रहण करेंगे, तो हमारे शरीर में राइबोफ्लेविनहीनता आ सकती है। इसके उपचार के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं कि रोगी को 7 से 10 दिन तक लगातार एक गोली विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की दी जाएगी, यानी कि जो बी समूह के विटामिन होते हैं, तो बी कॉम्प्लेक्स की एक गोली दी जाएगी, जो लगातार डेली एक गोली दी जाएगी 7 या 10 दिन तक। तो इसमें क्या, रोगी को इस चीज़ की कमी से छुटकारा मिल सकता है। इसकी रोकथाम क्या करें कि हम ये कमी हो ही ना? तो राइबोफ्लेविनहीनता को रोकने का सबसे अच्छा उपाय है दूध का नियमित प्रयोग। लेकिन अगर किसी का निम्न आर्थिक स्थिति के कारण कोई दूध अफोर्ड नहीं कर पाता है, तो भी ये लोग अपने दैनिक आहार में हरी पत्तेदार सब्जियां, साबुत अनाज, दाल, सस्ते गिरीदार फल, इन सबको शामिल करके राइबोफ्लेविन की कमी को पूरा कर सकते हैं। राइबोफ्लेविनहीनता के कारण क्या हैं? इसका प्रमुख कारण है राइबोफ्लेविन की अपर्याप्त मात्रा। नेक्स्ट हमें बीमारी है रिकेट्स। रिकेट्स विटामिन डी की कमी के कारण बढ़ते हुए बच्चों में होने वाला एक रोग है, जो कि हमारे देश के कई भागों में देखा जाता है और कई बच्चों में बार बार हो जाता है। इसके नैदानिक लक्षण क्या क्या हैं? इसके लक्षण है, प्रारंभिक अवस्था में बच्चे बेचैन लगते हैं, उनकी मांसपेशियों की जो सुदृढ़ता होती है कम हो जाती है और कमजोर हो जाती है उसकी हड्डियाँ। उदर की मांसपेशियाँ ढीली होने के कारण जो उनका पेट या उदर होता है वो फैल जाता है। बच्चे के विकास के जो मानदंड होते हैं वो देरी से विकसित होते हैं, यानी कि जैसे कि बच्चे के दांत गिरने की जो उम्र होती है उससे बाद में दांत गिरते हैं। उनके बैठने व चलने में भी देरी होती है। बच्चा कमज़ोर व चलने में असमर्थ होता है। शरीर की जो लंबी हड्डियां होते हैं उनके जो शरीर की जो लंबी हड्डियां होती हैं, बच्चे के जो शरीर की लंबी हड्डियां होती है वो क्या लंबी बढ़ जाती है, और कलाइयों के हाथ की जो हड्डियां होती हैं उनमें सूजन भी आ जाती है। पसलियों के छोरों पर सूजन आ जाती है। हड्डियों की मणिकायन या रिकेटी रोजरी जैसी लगती है, जिन यानी कि जो पसलियां होती हैं वो भी सूज जाती है। रिकेट्स रोगी बच्चे के अग्र कलांतर खोपड़ी के बीच में जो खुली जगह होती है ना, उसको भरने में विलम्ब होता है। यानी कि जो छोटे बच्चों का आपने देखा होगा, जो सिर के ऊपर आगे की तरफ हिस्सा होता है वो बहुत
नाजुक होता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो वो हिस्सा भरने लग जाता है। लेकिन अगर बच्चे में रिकेट्स होगा तो वो हिस्सा भरने में काफ़ी समय लगता है। हड्डियों के नरम होने के कारण सिर की जो हड्डियाँ होती हैं नरम प्रतीत होती हैं, बच्चों को कपाल शोष हो जाता है। इसमें रोगी बच्चे की जो छाती की हड्डियाँ होती हैं बाहर की तरफ निकली हुई होती है, जिसे कि कपोत वक्ष कहा जाता है। टांग की हड्डियाँ नरम होती हैं तो भी शरीर का वजन सह नहीं पाती हैं। इस वजह से बच्चा क्या है, जब खड़ा होता है तो वो मुड़ जाती है और धनुष के आकार की हो जाती है, इसलिए उसे धनुर्जंगा कहते हैं। बच्चे के घुटने जो होते हैं पैर के वो मुड़ जाते हैं, जिसे संगत जानू कहते हैं। इसमें बच्चे के दोनों जो घुटने होते हैं आपस में ऐसे स्पर्श करते हैं और टकराने लग जाते हैं। कुछ बच्चों में खोपड़ी, जो बच्चों की खोपड़ी होती है उसके सामने की जो हड्डियां होती है वो बाहर की तरफ आ जाती है, जिसे कि उच्छेद कहते हैं। बच्चे की रीढ़ की हड्डियां भी कमजोर हो जाती है और बाहर की तरफ दिखलाई देने लगती हैं। इसके रिकेट्स के कारण क्या क्या? रिकेट्स का प्रमुख कारण है विटामिन डी की कमी। चूँकि हमारे देश में धूप रोशनी की कोई कमी नहीं है, परंतु फिर भी यहाँ अपर्याप्त धूप कई जगह ऐसी है कि जहाँ पे क्या बंद जगह है, वहाँ पे धूप पहुँच नहीं पाती, तो वहाँ पे ये रोग देखने को मिलता है। इसके उपचार के लिए विटामिन डी व कैल्शियम का अंतर्ग्रहण आवश्यक है। इसके लिए विटामिन डी के जो संपाक दिए जा सकते हैं, जो कि विटामिन ए है, वो भी प्रदान करेंगे रोगी को। कैल्शियम भी दिया जा सकता है। इसका जो प्रभाव होता है वो 4 सप्ताह में दिखाई देने लग जाता है। रिकेट्स की रोकथाम के लिए बच्चे को पर्याप्त मात्रा में धूप दी जानी चाहिए, इससे रिकेट्स की रोकथाम संभव है। विटामिन डी के आहार स्रोत वैसे कमी है, जैसे कि मछली का जो यकृत होता है उसका तेल या अंडे का पीला भाग, इनको अगर हम आहार में शामिल करें तो कुछ मात्रा में हमें विटामिन डी मिल सकता है। इसके अलावा भारत में सामान्यतः इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या सूर्य की प्रत्यक्ष रोशनी इतनी है कि हम खूब उसमें विटामिन डी हमारी ज़रूरत का हम ले सकते हैं। लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो कौड़ मछली का जो यकृत है उसके ऑयल का प्रयोग करके हम रिकेट्स का रोकथाम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी बीमारी है क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण से संबंधित है। यह 1 से 3 वर्ष के बच्चों में अधिक पाई जाती है। इसमें जो बच्चे की कोशिकाएं होती हैं उनमें जलीय सूजन आ जाती है। जलीय शोफ एक ही बात होती है ना, उसे जलीय सूजन या शोफ एक ही बात होती है। तो वह एक बच्चे के अंदर बार बार फिर संक्रमण भी होने लग जाता है। बच्चे का वजन सामान्य से कम रहता है और उसकी लंबाई भी सही से नहीं बढ़ पाती। कई बार बच्चे में क्या इस चीज़ के लक्षण नहीं दिखाई देते, और जब हम जांच करवाते तब पता चलता है कि बच्चे को क्वाशियोरकर बीमारी है। लक्षणहीन जो कुपोषण होता है उसको वृद्धि या वजन के माप के द्वारा हम पहचान सकते हैं। इसके जो नैदानिक लक्षण है वो कौन कौन से है? तो शौफ या जलीय सूजन, वृद्धि अवरोधन, चिड़चिड़ापन, त्वचा में परिवर्तन, बालों में परिवर्तन, चेहरा जो तो चंद्राकार हो जाता है, विटामिन ए बी की शरीर में कमी हो जाती है। इससे संबंधित जो रोग होते हैं वो बच्चे में होने लग जाते हैं। बच्चे को दस्त व श्वास संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। क्वाशियोरकर का कारण क्या है? इसमें बच्चे के आहार में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। माँ के दूध का बच्चे को अभाव रहे, भोजन में प्रोटीन की कमी, बच्चे के जन्म क्रम संख्या यानी कि जल्दी जल्दी बच्चे हो रहे हैं तो उनको पर्याप्त मात्रा में दूध या पोषण नहीं मिल पाएगा, माँ को भी नहीं मिल पाएगा, बच्चे को भी, तो ये हो सकता है। अज्ञानता, अविश्वास प्रथाएं या संक्रमण, ये इसके कारण है। अब क्वाशियोरकर के उपचार व रोकथाम के लिए क्या कर सकते हैं? जब तक संभव हो बच्चे को माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। लेकिन जैसे ही बच्चा 6 महीने का हो जाए तो उसको पूरक पोषण देना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि बच्चे को अपनी वृद्धि के लिए जो पोषक तत्व चाहिए ना ज़्यादा जरूरत पड़ने लग जाती है, जो कि माँ के दूध से अब उसे पूरा नहीं पड़ रहा होता है, इसलिए उसे पूरक भोजन शुरू कर देना चाहिए। किसी भी प्रकार के संक्रमण होने पर उसे तुरंत उपचार करने के लिए ले जाना चाहिए, नहीं तो बच्चे में प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण होने की ज़्यादा संभावना हो जाती है। भोजन में बच्चे को अनाज, दलिया, दाल, गिरीदार फल, ये सारे के सारे पूरक पोषण आहार के रूप में दे, ताकि बच्चे को सही से पोषण मिल सके। उपचार के लिए क्या कर सकते हैं कि पाचन संबंधी जो संक्रमण होता है अगर बच्चे को, तो बच्चे को तुरंत स्वास्थ्य केंद्र लेके जाएं, नहीं तो ये संक्रमण अन्य जगह भी हो सकता है। इसमें बच्चे को शुरू से आहार देने में अगर समस्या होगी शुरू में, लेकिन नली के द्वारा क्या डॉक्टर आहार दे सकते हैं। नाक द्वारा आमाशय में नली डाली जाती है, उससे भोजन देंगे। जब बच्चा थोड़े दिनों बाद खुद से भोजन लेने के लिए मुँह से लेने के योग्य हो जाए तो उसको थोड़ा अधिक ऊर्जा वाले लिक्विड हम खाना दे सकते हैं। अगर कुपोषण अधिक गंभीर हो तो बच्चे, अगर गंभीर ना हो तो घर पर ही कुछ उपाय कर सकते हैं, यानी बच्चे को आहार में पर्याप्त ऊर्जा व प्रोटीन दे सकते हैं, तो उससे बच्चे का कुपोषण ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर ज़्यादा हो तो डॉक्टर के पास ले जाना जरूरी है।
और घर पर ही उसको हम अनाज, गिरीदार फल, दाल, चीनी, गुड़ देकर ये ऊर्जा या प्रोटीन घर पे दे सकते हैं। साथ में बच्चे को दूध देंगे तो आहार की गुणवत्ता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है बच्चे की, इसलिए घर पर ही उच्च प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थ बनाकर बच्चे को हम देंगे तो बाहर से लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट हमारी पोषण से संबंधित बीमारी है एनीमिया। तो अभी हमें एनीमिया के बारे में बताना है, कारण, लक्षण और उपचार। तो एनीमिया क्या है? एनीमिया का मतलब हो गया शरीर में रक्त की कमी। जब शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तो हमें एनीमिया हो जाता है। लाल रक्त कणिकाओं के उत्पादन के लिए जो जरूरी आवश्यकता, तो जैसे कि प्रोटीन, अमीनो एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड हो गया, आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12, तांबा, कोबाल्ट, राइबोफ्लेविन, जो निकोटिक्स हो गए, या कुछ अन्य जो तत्व होते हैं, पोषक तत्व, तो उनकी कोई उन चीज़ों की कमी है शरीर में अगर हो गई तो भी हमें जो एनीमिया वो हो जाता है। इसलिए माना जाता है कि एनीमिया वह अवस्था है जिसमें एक से अधिक आवश्यक पोषक तत्वों की कमी से हीमोग्लोबिन का जो स्तर होता है वो नीचे गिर जाता है, फिर चाहे वो किसी भी एक कारण से हुआ हो। तो ये जो एनीमिया है वो हो गया। एनीमिया निम्न सामान्य या फिर जो निम्न सामाजिक वर्ग है उनके जो उनमें गर्भवती स्त्रियां होती हैं उनके अंदर ये मुख्य रूप से पाई जाने वाली बीमारी है, विसंगति है। ग्रामीण क्षेत्रों व शहरी निम्न बस्तियों की लगभग 60 से 70% गर्भवती जो महिलाएं होती हैं उनमें एनीमिया पाया जाता है। इसके अलावा यह 1 से 5 वर्ष के जो शालापूर्व बच्चे होते हैं उनमें पाया जाता है, और प्रजनन में सक्षम 15 से 45 साल की जो लड़कियां होती हैं और जो स्त्रियां होती हैं उनमें भी ये पाया जाता है एनीमिया। इसका स्वरूप इस तरह से कि लौह तत्व यानी कि हिम प्लस प्रोटीन, यहाँ पे जो लौह तत्व है उसे हिम कहा गया और प्रोटीन को ग्लोबिन कहा गया है, इसको मिला के हीमोग्लोबिन बना है। यानी कि कभी आपसे पूछा जाए कि इसका स्वरूप क्या है तो आप ये सूत्र लिख देंगे, लौह तत्व हिम प्लस प्रोटीन यानी ग्लोबिन बन गया हीमोग्लोबिन। अभी जो एनीमिया है इसके नैदानिक लक्षण क्या क्या है? नैदानिक लक्षण का मतलब हो गया कैसे पता चले कि एनीमिया है। तो इसमें शारीरिक कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है, थकावट, चक्कर आना, सांस फूलना, नींद ना आना, जो हार्ट बीट है वो तेज हो जाती है, हार्ट जोर से पंप करने लग जाता है, भूख में कमी होती है, ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं। क्योंकि शरीर में क्या खून की कमी हो जाती है तो इन कार्य के लिए बॉडी को पर्याप्त क्या ऊर्जा, एनर्जी नहीं मिल पाती है, तो इसलिए सारी चीजें क्या बच्चों के अंदर लक्षित होने लग जाती है। इसके अलावा क्या होता है, जो एनीमिया के रोगी होते हैं उनकी जीभ, आंख व जो नाखून होते हैं उनके नीचे के हिस्से, नाखून के जो नीचे के हिस्से तो वो पीले या फिर सफेद कलर के हो जाते हैं क्योंकि खून की कमी हो जाती है शरीर में। रोगी के हाथ पैरों में सुइयों के चुभने जैसा प्रतीत होता है। कुछ रोगियों को जो छाती में दर्द की शिकायत भी होती है क्योंकि रक्त में जैसे ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता तो इसलिए छाती में दर्द लगता है। जो गंभीर एनीमिया होता है उसमें क्या होता है, हाथ व पैरों के जो नाखून होते हैं भंगूर व चम्मच जैसे लगने लग जाते हैं, जीभ चमकदार व सफेद हो जाती है। एनीमिया रोगी को संक्रमण होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है और इस रोग की अगर अधिकता हो जाए यानी कि ज़्यादा ही खून की कमी हो जाए तो रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। एनीमिया के कारण क्या है? इसके कारण है शरीर में जो लौह तत्व है उनकी कमी, आहार में अपर्याप्तता और लौह तत्वों का क्षय, फोलिक अम्ल की कमी और विटामिन B12 है उनकी कमी के कारण एनीमिया हो सकता है। यानी कि ये कारण है जिसकी वजह से हमारे शरीर में एनीमिया का रोग हो सकता है। अभी एनीमिया का जो उपचार है उसके लिए क्या करेंगे, तो एनीमिया के रोगी को गोली के रूप में जो फेरिक सल्फेट होती है 150 mg की जो गोली होती है वो रोगी को दी जाएगी। इससे क्या है, उसकी हीमोग्लोबिन की मात्रा वो बढ़ेगी। यह गोली दिन में 2 या 3 बार खाने से पहले दी जा सकती है। इस दवा के कुछ दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं जैसे कि रोगी को कब्ज हो जाएगी, पाचन तंत्र में गड़बड़ी हो जाएगी, लेकिन फिर भी इस दवा को क्या, अगर हीमोग्लोबिन सही रखना है तो इस दवा का सेवन करते रहना है, रोकना नहीं है। बच्चों के लिए ये जो दवाई है ये लिक्विड के रूप में आती है, जैसे वयस्कों के लिए ये एक टैबलेट रहेगी और बच्चों के लिए लिक्विड में रहेगी। फॉलिक एसिड व B12 की कमी से एनीमिया अगर हुआ है तो इसके लिए फॉलिक एसिड की भी गोली दी जाएंगी जो कि 1 या 2 mg की होती है। B12 की 10 mg की गोली दी जाएगी अगर इसकी कमी है तो। और अगर संक्रमण हो गया रोगी को एनीमिया के साथ साथ तो उसको एंटीबायोटिक भी दी जाती है। अभी
एनीमिया की रोकथाम कैसे करेंगे, यानी कि एनीमिया हो ही ना उसके लिए क्या करेंगे, आहार संबंधी उपाय, यानी कि जो भी लौह तत्व से युक्त खाद्य सामग्री है उसका अंतःग्रहण करेंगे। फोर्टिफिकेशन, इसका मतलब हो गया कि जैसे हम नमक है, नमक के अंदर ये मिला के दिया जाता है, आयोडीन दिया जाता है, तो इस तरह से क्या ऐसी चीजें दी जाएंगी जिसके अंदर क्या लौह तत्व दिए जाएंगे, तो उससे भी जो शरीर के अंदर एनीमिया नहीं होगा। लौह तत्व, फोलिक अम्ल की गोलियों का वितरण, ये गोलियां जैसे आंगनबाड़ी या जो सरकारी केंद्र हो गए वहां पे बांटी जाती है, तो वो मुफ्त बांटी जाती है, वो अगर बांटेंगे और वो लोग जो उसको खाएंगे तो शरीर में लौह तत्व, फोलिक एसिड की कोई कमी नहीं होगी। तो ये हमारा प्रश्न संख्या 4 हो गया। नेक्स्ट हमारा प्रश्न संख्या 5। नेक्स्ट हमारा प्रश्न संख्या 5 है। 5 का पहला है, 5 में हमारे 4 प्रश्न है, 5 नंबर के। तो पहला है कि शिशुओं के संदर्भ में पूरक आहार का क्या मतलब है, उदाहरण देते हुए बताना है। तो पूरक आहार का मतलब हो गया कि जो बच्चों को हम खाना देते हैं 6 महीने का होने के बाद, अतिरिक्त खाना देते हैं, वो पूरक पोषण हो जाएगा। पूरक पोषण का मतलब हो गया शिशु की 6 माह के बाद माँ के दूध के अलावा जो ऊपरी आहार देते हैं वो, क्योंकि 6 महीने की आयु के बाद क्या होता है, बच्चे के लिए माँ का दूध पर्याप्त नहीं होता है, जिससे कि उसके शरीर को क्या पोषक तत्वों के लिए और खाने की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए हम बच्चे को ऊपरी आहार दे सकते हैं, तो वो पूरक पोषण हो जाएगा। शिशुओं के लिए पूरक पोषण या ऊपरी आहार, पूरक पोषण है उसे ऊपरी आहार का नाम दिया गया, यानी कि जो बड़े बच्चे होते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो उनको जो दिया जाता है वो पूरक पोषण हो गया, और जो हम शिशुओं को देंगे वो उसे हम ऊपरी आहार का नाम देते हैं। 3 वर्ष से बड़े बच्चों के लिए इसे पूरक आहार कहा जाता है। शिशुओं को 6 माह की आयु के बाद ऊपरी आहार देना प्रारंभ कर देना चाहिए, जो कि अतिरिक्त आहार के रूप में बच्चे को दिया जाता है, यानी कि माँ का दूध भी देते रहेंगे 2 साल की उम्र तक, और साथ साथ उन्हें अतिरिक्त कुछ खाना भी देंगे ताकि उसकी जो पोषण संबंधी जरूरतें शरीर में पूरी हो जाए। अगर बच्चे को यह समय से नहीं दिया जाए तो बच्चे की जो वृद्धि की गति है, दर है, वो धीमी हो सकती है, इसलिए ये चीज का ध्यान रखना जरूरी होता है। जो ऊपरी आहार है इसकी प्रासंगिकता इतनी ज्यादा है, यानी कि इतना जरूरी है कि कई समुदाय में आपने सुना होगा कि अन्नप्राशन का जो आयोजन किया जाता है, यानी कि वहां पे तो त्योहार की तरह मनाया जाता है कि बच्चा 6 महीने का हो गया तो अन्नप्राशन करेंगे, यानी बच्चे को खाना खिलाना शुरुआत करेंगे। तो कई समुदाय में बच्चे को अन्नप्राशन के समारोह आयोजित किया जाता है, जो कि लगभग 6 माह की आयु में किया जाता है। क्योंकि भोजन संदूषित हो सकता है, इसलिए 6 माह से पहले ये खाने की सलाह नहीं दी जाती, यानी कि बच्चे का पाचन तंत्र क्या पहले कोमल होता है, इस वजह से बच्चे को ये नहीं दिया जाता। 6 महीने के बाद ये देने की सलाह दी जाती है। पूरक आहार के साथ साथ शिशु को 2 वर्ष की आयु तक माँ का दूध भी पिलाते रहना चाहिए। पूरक आहार में ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो बच्चे की शरीर के लिए जो सारी आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो, यानी कि जो पोषक तत्व है जैसे ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्व, प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन सी वाले, लौह तत्व युक्त, कैल्शियम युक्त, ये सारे के सारे क्या है खाद्य पदार्थ ऐसी थोड़ी थोड़ी मात्रा में दें, यानी कि सारे के सारे पोषक तत्व बच्चे को मिल रहे होते हैं। इसके अलावा पूरक आहार जो दिया जाता है वो सुपाच्य पतला हो, ताकि बच्चे का क्या कोमल पाचन तंत्र है उसे आसानी से पचा सके। जैसे कि बच्चे को पतला दलिया, दाल का पानी, सब्जियों का सूप, ये सारे के सारे क्या बच्चे को दे सकते हैं। और पूरक आहार का पाउडर भी बना सकते हैं कि जैसे जो दाल हो गई, दालें हो जाती हैं, और जो अनाज हो गए साबुत, उनको भिगोकर उनको अंकुरित करके और फिर उन्हें पीस के पाउडर बनाया जाता है, तो वो पूरक आहार पाउडर हो जाता है, वो बच्चे को दे सकते हैं। मसला हुआ, केला हो गया, आलू हो गया, उबली हुई सब्जियां भी बच्चे को पूरक आहार के रूप में दे सकते हैं। इसके अलावा पूरक आहार खिलाते समय भी कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना पड़ता है कि पालनकर्ता बच्चे के साथ अंतःक्रिया करे अच्छे से, जो कि बच्चे के स्वास्थ्य के साथ साथ उसके प्रारंभिक वर्षों में मानसिक विकास और सामाजिक विकास को भी बढ़ावा दे सकती है। इस प्रकार हम बच्चों के लिए पूरक आहार के महत्व को समझ सकते हैं, और बच्चों को दिए जाने वाले प्रमुख जो पूरक आहार है वो इसमें हमसे पूछा गया है कि उदाहरण सहित बताइए, तो कौन कौन से उदाहरण दे सकते हैं कि दाल व सब्जियों का जो पानी होता है, उबला पानी, वो दे सकते हैं, पतला दलिया दे सकते हैं। तो इस तरह से हम बच्चे के लिए पूरक आहार बना सकते हैं। 5 का है कि इसमें 8 माह के शिशु के दोपहर के समय के लिए दिया जा सकने वाला बहुमिश्रण यानी मल्टीमिक्स बताना है। तो इसके लिए मल्टीमिक्स का मतलब हो गया कि एक से अधिक, जैसे ही हमने बच्चे को दलिया खिला दिया तो उसमें दलिया ही रहेगा, उसमें कोई और चीज़ नहीं मिल सकती, तो हमें ऐसा मिश्रण या फिर ऐसा आहार बनाना है जो बहुमिश्रण से बनता हो। तो हम उसके लिए चुनेंगे मिक्स वेज खिचड़ी। तो इसमें क्या करेंगे, बच्चे के लिए हम
दाल हो गया, चावल हो गया, और उसके अंदर हम अलग अलग तरह की सब्जियां डाल देंगे, तो उससे क्या बहुमिश्रण बन जाएगा। साथ में जैसे इसमें घी डलेगा, और इसमें हम बच्चे को अगर मीठा पसंद हो मीठा डाल सकते हैं, इसमें मसाले डालेंगे, हल्दी हो गया, मिर्च हो गया अगर चाहें तो ये सारी चीज़ें डलेंगी तो एक बहुमिश्रण हो जाएगा। और इससे मिलने वाले पोषक तत्व आप लिख देंगे कि इससे प्रोटीन मिलेगा, इससे ऊर्जा मिलेगी। तो ये सारी चीज़ आप इस पे लिख सकते हैं कि जैसे चावल है उससे बच्चे को कार्बोहाइड्रेट मिलेगा यानी कि ऊर्जा मिलेगी, दाल हो गया, दाल से बच्चे को प्रोटीन मिलेगा, घी है, घी से बच्चे को ऊर्जा यानी कि वसा प्राप्त होगी। तो ये सारे पोषक तत्व बच्चे को प्राप्त होंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 5वें का, गै दोपहर और रात के समय के बीच शालापूर्व बच्चे को दिया जा सकने वाला संतुलित अल्पाहार सुझाइए और प्रत्येक खाद्य पदार्थ से मिलने वाले पोषक तत्व भी बताइए। तो इसमें बच्चे के लिए हम सूजी की खीर ऐड कर सकते हैं। सूजी की खीर के लिए हम जैसे अनाज हो गया, अनाज में जैसे सूजी हो जाएगी, ये हो गया, फिर चीनी, गुड़, घी, तेल, दूध, और इसके अंदर एप्पल डाला गया। हम जैसे कद्दूकस करके एप्पल उसके अंदर डालेंगे तो उसमें फ्रूट्स भी बच्चे के लिए चला जाएगा। तो इसमें ये सारी की सारी चीज़ हम जो लिखा गया है सामग्री वो इसके अंतर्गत लिख देंगे, और हमारे व्यंजन का नाम होगा सूजी की खीर बच्चे के लिए। तो ये एक बच्चे के लिए संतुलित आहार है, बच्चे के लिए एक ऐसा अल्पाहार है जो कि बच्चे की भूख को भी शांत करेगा और बच्चे के लिए बच्चे को पोषण भी प्रदान करेगा। अब इससे मिलने वाले जो पोषक तत्व हैं वो आप लिख सकते हैं कि अनाज से बच्चे को कार्बोज मिलेगा, चीनी व गुड़ है उससे बच्चे को ऊर्जा मिलेगी, ऊर्जा प्राप्त होती है, घी तेल से वसा मिलेगी, दूध से बच्चे को प्रोटीन प्राप्त होता है, फ्रूट से बच्चे को विटामिन मिलेंगे, विटामिन और मिनरल्स मिलेंगे। तो ये आप लोग इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है हमारा जो 5वां प्रश्न है, 5वें का लास्ट गै भाग है कि 13 से 36 माह के और जो शालापूर्व बच्चे होते हैं उनके लिए आहारों की योजना बनाते समय ध्यान रखने योग्य जो बातें होती है वो बतानी है। जो 5 महत्वपूर्ण बातें बतानी है। बच्चे के आहार में क्या करना है हमें, आहार की योजना बनाते समय बच्चे का आहार ऐसा हो जिसमें तीनों खाद्य वर्ग के पदार्थ शामिल हो। बच्चे के लिए अधिक तेल, मसाले या मिर्च वाला खाना नहीं बनाया जाए क्योंकि इससे बच्चे को दिक्कत हो सकती है। अधिक सुवास यानी कि जिनमें गंध हो वैसे खाद्य पदार्थ बच्चे के लिए ना बनाए जाएं। छोटे बच्चों को ऐसा खाना दे कि वो अपने आप हाथ से पकड़कर आराम से खुद से खा सके, जैसे कि सेब के टुकड़े या फल के टुकड़े हो गए, सब्जियों के बड़े टुकड़े काटकर बच्चे को दे सकते हैं। बच्चे की पसंद नापसंद का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इससे बच्चों को हेल्दी खाना हमेशा बोरिंग ही लगता है, इसलिए ध्यान रखें कि ऐसा खाना दे जो सेहतमंद भी और बच्चे को रुचिकर भी लगे, यानी कि रंग बिरंगा खाना उसे आकर्षक लगता है बच्चे को, तो वैसा ही खाना बना के दें। नेक्स्ट क्या ध्यान रखना है कि बच्चे को नरम व हल्का आसानी से सुपाच्य भोजन बच्चे को देना चाहिए, जिससे कि बच्चे का जो पाचन तंत्र है वो उसे आराम से पचा सके। बच्चे को हल्का पचने वाला भोजन देना चाहिए। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 6 का कै कि जो ICDS है उनकी जो स्वास्थ्य। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 6 का कै ICDS कार्यक्रम द्वारा प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य व पोषण सेवाओं तथा इनके लाभार्थियों का वर्णन कीजिए। तो ICDS यानी कि समन्वित बाल विकास सेवाएं जो होती है पूरक आहार कार्यक्रम के रूप में शुरू की गई थी। इनका प्रारंभ 1975 में हुआ था, जिसका प्रमुख उद्देश्य था कि जो स्वास्थ्य सेवाएं होते हैं वो एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना, माँ व शिशु दोनों को एक जैविक इकाई के रूप में देखना था। इसके अंतर्गत दी जाने वाली जो सेवाएं हैं वो है पूरक पोषण। पूरक पोषण के अंतर्गत क्या होता है कि ये जो सेवा इसके अंतर्गत सभी निर्धन बच्चों व गर्भवती या स्तनपान कराने वाली जो महिलाएं होती हैं उनकी पहचान की जाती है। फिर उनको वहाँ पे आंगनबाड़ी या जो केंद्र होते हैं, आंगनबाड़ी केंद्र, वहाँ पे पूरे साल पूरक आहार दिया जाता है ताकि गर्भवती महिला होती है उसे और जो बच्चा होता है उसमें पोषण की कमी को पूरा किया जा सके। भिन्न भिन्न राज्यों में पूरक आहार भी अलग अलग तरह का ही होता है। इसके अंतर्गत पोषण युक्त खाद्य पदार्थों का वितरण भी किया जाता है। पोषक तत्व जैसे कि विटामिन A, लौह तत्व, फोलिक अम्ल, आयोडीन युक्त नमक आदि भी वहाँ पे इनको दिया जाता है। जो बच्चे होते हैं उनका और गर्भवती जो महिला होते हैं उनका भार भी मापा जाता है ताकि उनको के कुपोषण से बचाया जा सके या उनमें कुपोषण का पता लगाया जा सके। नेक्स्ट इसकी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं
यह है टीकाकरण। टीकाकरण के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व टिटनेस के टीके लगाए जाते हैं, जिससे कि उसको टिटनेस की बीमारी से बचाव होता है। सभी शिशुओं को भी संक्रमण के लिए या फिर जो संक्रामक रोग होते हैं उनके लिए टिटनेस, काली खांसी और जो गलघोंटू, पोलियो, क्षय रोग, इनके भी प्रतिरोधी टीके लगाए जाते हैं। खसरे के लिए भी बच्चे को टीका लगाया जाता है। स्वास्थ्य की जांच होती है, छोटी मोटी बीमारियों का वहाँ पे उपचार होता है और उससे संदर्भ सेवाएं भी वहाँ पे दी जाती हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों में स्वास्थ्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता या दाई द्वारा नियमित अंतराल में बच्चों, गर्भवती व स्तनपान कराने वाली जो महिलाएं होती हैं उनकी जांच की जाती है, और जो छोटी मोटी अगर बीमारियां हो तो उसका इलाज वहीं पे कर लिया जाता है। और अगर जैसे कि किसी दवाई की जरूरत हो इन छोटी मोटी बीमारियों के लिए, तो पैरासीटामोल या विटामिन बी की या पोलियो की खुराक या ORS होता है, वो वहाँ पे उपलब्ध होती हैं। और अगर उपचार इससे नहीं हो पाया तो इनको जो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र होता है वहाँ पे भेज दिया जाता है, अस्पताल में भेज दिया जाता है। नेक्स्ट है वृद्धि अनुवीक्षण। इसके अंतर्गत बच्चों की शारीरिक वृद्धि व जो भार या फिर लंबाई है उनका रिकॉर्ड किया जाता है। यह वृद्धि चार्ट के द्वारा मापा जाता है, ताकि इससे पता चल पाए कि बच्चे की वृद्धि अच्छे से हो रही है नहीं हो रही है, उसके वजन उम्र के हिसाब से कम तो नहीं है। अगर कम है तो फिर उसके लिए प्रयास किए जाएंगे उसके वजन को सही करने के लिए, या फिर उसके माता पिता को सुझाव दिए जाएंगे। तो ये भी ICDS कार्यक्रम के अंतर्गत ही किया जाता है, दी जाने वाली एक सेवा है। शाला पूर्व औपचारिक शिक्षा के अवसर। इसके अंतर्गत 3 से 5 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित किया जाता है। वह कठिन पाठ्यक्रम के स्थान पर बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाती है कि जो मनोरंजक हो और बच्चों की रुचि के अनुसार ही उन्हें वहाँ पे सिखाया जाता है। वैसे तो आंगनबाड़ी में औपचारिक पाठ्यक्रम नहीं होता है, परंतु आजकल जो कार्यकर्ता होते हैं वो वर्णमाला या फिर जो संख्या होती है वो भी बच्चों को सिखाती हैं। तो ये भी हमारे जो ICDS है कार्यक्रम उसके अंतर्गत दी जाने वाली सेवा है। नेक्स्ट है पोषण शिक्षण। इसके अंतर्गत गर्भवती, स्तनपान कराने वाली महिलाएं, किशोरियां आदि के लिए पोषण व स्वास्थ्य शिक्षण की योजना बनाई जाती है, जो कि इन लोगों में जागरूकता लाती है। इस प्रकार ICDS की जो सेवाएं होती हैं वो महत्वपूर्ण है। इसके जो लाभार्थी होते हैं वो पूछा गया है, तो इसके लाभार्थी होते हैं गर्भवती स्त्रियां, और जो उनके बच्चे होते हैं वो हो गए, या फिर जो शिशु जन्मे नहीं है वो हो गए, शाला पूर्व बच्चे, स्तनपान कराने वाली महिलाएं हो गई, या फिर जो किशोरियां होती हैं वो इसकी लाभार्थियां होती हैं। तो नेक्स्ट है हमारा प्रश्न संख्या 6 का ख। बच्चों की वृद्धि अनुवीक्षण करने के लिए आमतौर पर प्रयुक्त होने वाली सरल व विश्वसनीय विधि का वर्णन कीजिए। बच्चों की वृद्धि के लिए सबसे सरल जो उपाय है वृद्धि पे नजर रखना, वो हो गया वृद्धि अनुवीक्षण। तो इसका अर्थ है वृद्धि पे निगरानी रखना। वृद्धि अनुवीक्षण का अर्थ है वृद्धि की नियमित रूप से निगरानी रखना। इसलिए यानी कि एक निर्धारित समय में या उस दौरान बच्चे के भार में परिवर्तन पे निगरानी रखी जाती है, वही वृद्धि अनुवीक्षण कहलाता है। इसके अंतर्गत नियमित रूप से बच्चे का भार लेते हैं, फिर भार को ग्राफ के ऊपर अंकित किया जाता है, और बच्चे के जो वृद्धि में जो परिवर्तन हो रहा होता है उसका फिर विश्लेषण किया जाता है कि भाई बच्चे का कितना भार हुआ है, बच्चे का सही से विकास हो रहा है नहीं हो रहा है, बच्चे का कुपोषण स्तर पे, तो बच्चे की जो अभी इस टाइम जो बच्चे का वजन है वो कुपोषण में तो नहीं जा रहा है या फिर अति पोषण में तो नहीं जा रहा है, ये सारा हम इसके अंतर्गत देख सकते हैं। समन्वित बाल विकास सेवाएं कार्यक्रम के अंतर्गत वृद्धि अनुवीक्षण की परिभाषा निम्नलिखित है। वृद्धि अनुवीक्षण वृद्धि का नियमित रूप से मापन है, जिससे माता पिता अपने बच्चे में वृद्धि के होने या ना होने का पता लगा सकते हैं तथा बच्चे की नियमित वृद्धि के लिए उसे स्वस्थ रखने के लिए उचित व व्यवहारिक सलाह या निर्देश प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हो गया वृद्धि अनुवीक्षण। वृद्धि अनुवीक्षण की इससे क्या पता चलता है कि बच्चे में बार बार जो रोग हो रहे हैं, संक्रमण हो, इनकी पहचान के लिए भी वृद्धि अनुवीक्षण जरूरी होता है। और इसको रिकॉर्ड करने के लिए वृद्धि चार्ट का प्रयोग किया जाता है। इस चार्ट में भार जो होता है यानी कि वजन, उसको आयु के अनुरूप अंकित किया जाता है, और इसके लिए वृद्धि की मानक भार से तुलना कर सके, ताकि कि मानक भार कि हाँ भाई इस टाइम इतना ही वजन होना चाहिए, इस एज में इतना वजन होना चाहिए, तो इससे इतना कम होगा तो क्या होगा, और इतना ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ये मानक वजन हो गया। तो ये इससे तुलना की जाती है। इसलिए समय समय पर भार में आए परिवर्तनों को अंकित करना व व्याख्यायित करने अतः समय समय पर भार में आए परिवर्तनों को अंकित करना व
व्याख्यायित करने के साधन को ही वृद्धि चार्ट कहते हैं। वृद्धि चार्ट कैसा होता है कि इसमें बाईं तरफ कॉलम होता है जिसमें क्या बच्चे का नाम और उसका लिंग, माता पिता का नाम लिखा जाता है। फिर लंबवत खड़ी रेखाएं होती है, उसमें बच्चों की जो आयु होती है उसे लिखा जाता है, और तिरछी जो रेखाएं होती है वो बच्चे के भार को दर्शाती हैं। चार्ट के ऊपर बच्चे के वजन व उम्र के अनुसार जो वक्राकार रेखाएं बना दी जाती हैं। यदि बच्चे का भार कम हो तो उसे मंद या फिर मध्यम कुपोषण वाला माना जाएगा, और मानक भार से 50% से कम हो तो गंभीर कुपोषण माना जाएगा बच्चे में। तो इस प्रकार चार्ट में वृद्धि से संबंधित सभी सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं ताकि क्या हो, बच्चे के समय रहते बच्चे के अंदर इसकी कमियों को पूरा किया जा सके। तो ये वृद्धि चार्ट हो गया। नेक्स्ट हमारा प्रश्न संख्या 7 का कै। बच्चे के जो श्वसन तंत्र उसके निचले हिस्से में होने वाले जो संक्रमण है उसके 5 लक्षण बताने हैं। तो जो श्वसन तंत्र है उसके निचले हिस्से का जो संक्रमण होता है वो जो श्वसन तंत्र का ऊपरी हिस्सा होता है उसके संक्रमण से ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि इससे सीधे तौर पे बच्चे की जो श्वसनियाँ या फिर फेफड़े होते हैं वो प्रभावित होते हैं। बच्चों में होने वाले श्वसन तंत्र के निचले भाग के संक्रमण के जो 5 लक्षण हमें लिखने हैं, तो उसमें आप क्या लिख देंगे, रोगी को गीली खांसी के साथ पीली व दुर्गंधपूर्ण बलगम आती है, श्वसन की गति बढ़ जाती है यानी बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होती है, सामान्य सांस गति जैसे कि 25 बार सांस लेते 1 मिनट में, तो अगर ये संक्रमण हो तो वो 40 बार हो जाती है सांस की गति। नासाद्वार के किनारों का फूलना, क्योंकि बच्चे को क्या सांस लेने में दिक्कत होती है तो ऑक्सीजन के लिए क्या बच्चे को ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है, तो उस वजह से क्या होता है नाक के जो कोने होते हैं वो फूल जाते हैं, उसमें बच्चे को क्या ये बीमारी सी होती है, उसमें बच्चे को इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो नासाद्वार के किनारे फूल जाते हैं। श्यावत्ता यानी कि जो बच्चे के फेफड़े होते हैं उनमें अपर्याप्त ऑक्सीजन के कारण बच्चे का जो शरीर होता है वो नीला पड़ जाता है, ये मुख्यतः दमे व निमोनिया में होता है। नेक्स्ट इसका लक्षण है सांस लेते समय आवाज़ आती है, यानी कि सांस लेने के साथ घरघराहट की जो आवाज़ होती है ये भी श्वसन तंत्र के निचले हिस्से के संक्रमण का एक कारण माना जा सकता है। नेक्स्ट हमें बताना है कि बच्चे का अगर हाथ जल जाए तो प्राथमिक चिकित्सा के लिए क्या करेंगे आप, वो बताना है। बच्चे अक्सर खेलते हुए या फिर कुछ ऐसा करते टाइम क्या करते हैं कि उनको खुद को तकलीफ हो जाती है, यानी कि जैसे गलती से मोमबत्ती जल रही है उसकी लौ को छू लेंगे, या फिर स्टोव के बच्चा हाथ लगा देगा, किसी भी चीज़ को गर्म चीज़ बच्चा अपने ऊपर गिरा ले या उसको छू दे तो बच्चा उसे जल सकता है, उसके हाथ पैर या कहीं पे जल सकता है। तो ऐसी स्थिति में बच्चे को क्या बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बच्चा सदमे में भी जा सकता है। जलने से बच्चे के शरीर को नुकसान पहुंच सकता है, जैसे कि अंधापन या शरीर के किसी अंग को स्थायी रूप से क्षति भी पहुंच सकती है। त्वचा अगर गहराई से जल जाए तो त्वचा के ऊतकों को नुकसान पहुंच सकता है और उस शरीर से निर्जलीकरण भी हो सकता है बच्चे के, यानी कि उस जगह पे जो एक होता है ना खुश्की सी आ जाती है, पानी की कमी हो जाती है। इसका प्राथमिक उपचार के लिए क्या करेंगे कि जले हुए स्थान पर तुरंत बर्फ लगाएंगे, उसे तुरंत हाथ को ठंडे पानी में डाल देंगे और बर्फ लगाएंगे, जिससे कि क्या स्किन में ठंडक मिले स्किन को और वो और ज़्यादा गहराई तक जले ना, उससे अधिक गहराई तक जलने से बचाव होता है। यह प्रक्रिया हम जलने के आधे घंटे के अंदर करते हैं, यानी कि बाद में करने का इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर जलन से बचाने के लिए कुछ उपाय करना है तो तुरंत जलने के बाद ठंडे पानी में हाथ डालना होगा और फिर बर्फ़ लगा सकते हैं। अगर झुलस जाए हाथ तो भी ठंडे पानी में हाथ डालने से त्वचा की जलन को कम किया जा सकता है। अधिक जलने पर त्वचा पे छाले या फफोले पड़ सकते हैं या त्वचा सिकुड़ने से त्वचारोपण की जरूरत भी पड़ सकती है। इसलिए अधिक जल जाए तो बच्चे को तुरंत प्राथमिक चिकित्सा करके अस्पताल लेके जाना चाहिए। अगर त्वचा फट जाए उस स्थान पर क्या करें, वैसलीन या बर्नाल लगा के हल्के हाथ से ढक दे ताकि क्या घाव पर मक्खियाँ ना बैठे। डॉक्टर के पास जाए जब तक। जले हुए स्थान पर कभी भी सादा रुई ना रखें, नहीं तो क्या घाव या मांस के ऊपर वो रुई चिपक जाएगी और बच्चे को दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रत्येक के लिए कोई 2 कारण बताइए। इनके हमें 2 कारण बताने, मुखदाह या जिह्वादाह का
इसका पहला कारण है विटामिन बी समूह यानी कि B2 है, उसकी कमी के कारण मुख्यदाह या फिर जीव्यदाह हो सकता है। तेज बुखार, खसरा है, छोटी चेचक के कारण ये हो सकता है। कान का बहना किस वजह से होता है? मध्य कर्ण में संक्रमण के कारण कान में क्या मवाद इकट्ठी हो जाती है, बाद में वो कान के पर्दे के अंदर सूजन आ जाती है और कान का पर्दा फट जाता है, जिससे कि जो पल्स होते हैं वो बहने लग जाते हैं और दर्द से भी राहत मिलती है। पर उससे क्या रहता है कि जो इससे पीड़ित व्यक्ति है उसकी श्रवण क्षमता कम हो जाती है, यानी कि बिना दर्द के कान के बहने का कारण है कान का पर्दा फट गया, यानी कान का पर्दा फटने की वजह से जो कान बहना शुरू कर देता है। दूसरा कारण है कान बहने का, कान में किसी बाहरी वस्तु का प्रवेश हो जाता है, बाहरी चीज चली जाती है, तो उस कारण क्या है वो चीज तो निकल जाएगी लेकिन संक्रमण हो जाता है, इस वजह से वहां पे पल्स इकट्ठा हो जाता है और धीरे धीरे पर्दे में छेद करते हुए वो बहने लग जाता है। तो ये कान बहने के कारण हो गए। नेक्स्ट हमें बताना गोलक्रमी या अंकुशक्रमी ग्रसन के लक्षणों का वर्णन करना है और निरोध के उपाय, यानी कि इससे बचाव कैसे करें। गोलक्रमी क्या है? गोलक्रमी बच्चों के आहार तंत्र में पाया जाने वाला सबसे आम कृमि है, जो लगभग 20 सेंटीमीटर लंबा होता है और ये बच्चों के पेट में जाता है और फिर मल के साथ निष्कासित हो जाता है। बच्चों द्वारा कीड़ों का जो पानी होता है वो पी लेते हैं, तो उसके कीड़े के अंडे जो होते हैं वो बच्चे के पेट में चले जाते हैं और बच्चे की आंतड़ियों में प्रवेश करके वहाँ पे आंतड़ियों के ऊपर चिपक जाते हैं और फिर उन ये जो अंडे होते हैं वो लार्वा में बदल जाते हैं और फिर वो फेफड़ों के साथ साथ क्या पेट में चले जाते हैं और फिर धीरे धीरे वो जो वयस्क कृमि होते हैं वो बन जाते हैं और लगभग इसमें इनको 2 सप्ताह का टाइम लगता है। ये कृमि पुनः अंडे देते हैं और मल के द्वारा शरीर से निकाल दिए जाते हैं। गोल कृमि का जो संपूर्ण जीवन चक्र होता है अंडे से वयस्क बनने तक का लगभग 2 सप्ताह तक का होता है। अभी इसके लक्षण क्या हैं? इसके लक्षण हैं कि हर बच्चे में अलग अलग लक्षण दिखाई देते हैं, यानी कि संक्रमण कितना है उस हिसाब से बच्चे में अलग अलग लक्षण दिखाई देते हैं। पेट में अधिक कीड़े होंगे तो पेट फूला व सूजा लगता है। कभी कभी पेट में हाथ लगाएंगे ना तो ऐसे लगेगा कि गुच्छे के रूप में कीड़े चल रहे हैं, ऐसा महसूस किए जा सकते हैं। अगर कीड़े पेट में ऊपर की तरफ आ जाते हैं तो बच्चे को उल्टी हो जाएगी, बच्चे को छाती में जलन हो सकती है और फिर उल्टी आएगी या सूखी खांसी आ सकती है बच्चे को। और बच्चे को जब उल्टी आएगी तो उसमें कीड़े भी हो सकते हैं। जब इन कृमि का लार्वा फेफड़ों से गुजरता है तो बच्चे को जलन सी हो सकती है जिससे उसे सूखी खांसी आती है और ये सूखी खांसी क्या रात के समय चलती है। रात को बच्चे को सोते समय गर्मी लगती है इस रोग में। पेट में अधिक कृमि होने पर बच्चे द्वारा ग्रहण जो भोजन किया जाता है, बच्चा जो भोजन करेगा तो जो कीड़े होते हैं कृमि होते हैं वो उस भोजन को ले लेते हैं तो बच्चों को उसका पोषण मिल नहीं पाता है, इसलिए बच्चे जो होते हैं कुपोषित हो जाते हैं। और फिर ऐसे में क्या होता है बच्चे को बार बार फिर भूख लगती है और कुछ समय के बाद ऐसा हो जाता है कि बच्चों को भूख लगना ही बंद हो जाती है और पेट दर्द होने लग जाता है। गंभीर रूप से अगर कृमि होते हैं तो उससे ग्रसित बच्चे की जो शरीर की ऊर्जा होती है धीरे धीरे समाप्त हो जाती है और जो बच्चा हमेशा ऐसे खेलता मुस्कुराता रहता है वो हमेशा सुस्त थका थका सा रहने लग जाता है और उसे चक्कर आते हैं। नेक्स्ट जिसका लक्षण है शरीर में विटामिन B2 की कमी के कारण कोणीय मुखपाक जो होता है मुंह के कोने फट जाता है, ये हो जाता है। कभी कभी कोणीय मुखपाक जो होता है गोल कृमि के प्रारंभिक लक्षण होते हैं, यानी कि अगर मुखपाक हो गया कोणीय मुखपाक हो गया तो हम सोच सकते हैं कि शायद हो सकता है बच्चे के पेट में गोल कृमि हो। इसके उपचार के लिए बच्चे के मल की जांच डॉक्टर से करवाएं और पता चले कि गोल कृमि है तो बच्चे को 15 दिन में 2 बार एक जो कीड़ों की दवा होती है वो दें ताकि जो कृमि होते हैं पूरी तरह से खत्म हो जाए। बच्चों के इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जाए, अगर ले जाने की जरूरत हो तो वहाँ पे भी ले जाया जाए। इसके निरोधी उपाय के लिए स्वच्छता बरतना इसका उपाय है। पीने का पानी स्वच्छ होना चाहिए। खाना बनाते हुए जो खाना बच्चे को खिलाएं तो सफाई का ध्यान रखना चाहिए। दूषित खाने पीने की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट अंकुशकर्मी। अंकुशकर्मी हुक के आकार के छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो आंतों के अंदर बच्चे के आंतों के अंदर चिपक जाते हैं और फिर वहां से खून चूसते हैं और इस वजह से एनीमिया फैलाते हैं। प्रत्येक अंकुशकर्मी हजारों की संख्या में क्या अंडे देता है, उससे क्या होता है फिर शरीर के अंदर और कृमि बन जाते हैं और धीरे धीरे क्या मल के द्वारा निष्कासित होते रहते हैं। ये अंडे जमीन पर लार्वा के रूप में फैलते हैं और क्या जमीन की मिट्टी होती है उसे वो प्रदूषित करते हैं। उस मिट्टी के ऊपर नंगे पैर कोई बच्चा खेलेगा या फिर नंगी स्किन कोई रहेगी उस जगह पे उस मिट्टी के संपर्क में तो फिर से वो शरीर के द्वारा शरीर में प्रवेश कर जाता है खून के द्वारा। वो संक्रमित मिट्टी या जमीन के संपर्क में आता है जैसे वो शरीर तो लार्वा त्वचा पर चिपक कर रक्त के साथ शरीर में चले जाते हैं और पेट में जाकर फिर से वयस्क कृमि बन जाते हैं।
अभी जो हुक कृमि है उसके लक्षण क्या है? बच्चों को एनीमिया हो जाता है, जल्दी थक जाता है, बेचैन हो जाता है, त्वचा बच्चे की पीली पड़ जाती है, यानी कि जो वही लक्षण है जो लगभग एनीमिया के अंदर है। इसके उपचार के लिए अंकुश कृमि रोगी को तुरंत डॉक्टर के पास भेजे, ताकि क्या डॉक्टर दवाई देके इसका इलाज टाइम से कर सके। इसके निरोधी उपाय के लिए बच्चे व माता पिता को सलाह दी जाती है कि नंगे पैर जमीन पर ना घूमे व गंदे स्थान पर बच्चे को बिना कपड़ों के बिल्कुल ना बैठने दे, क्योंकि अंकुश कृमि एक ही तरह से बच्चे के शरीर में जा सकते हैं त्वचा के संपर्क में आके। तो इस कृमि का लार्वा तो जब तक त्वचा में प्रवेश नहीं करेगा तब तक बच्चे इससे ग्रसित नहीं हो सकते हैं। तो ये यहाँ पे जून 2021 का पूरा पेपर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए बाकी के इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर के लिए डालूंगी। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ।